नज़ीर, बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है लेकिन पॉलिसी नहीं बदल रही है। पॉलिसी टू डिस्ट्रॉय ईरान, पॉलिसी टू डिस्ट्रॉय अदर ओआईसी कंट्रीज और पॉलिसी टू परस्यू ग्रेटर इजराइल। तो ईरान ये चाहता था कि थ्रू डायलॉग, थ्रू इंगेजमेंट कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकाल लिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद आप देखें कि पॉलिसी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो इसलिए ईरान और उसके इत्तेहादियों के पास अब इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं बदला है कि वो बैलेंस ऑफ पावर ही को बदल दे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर ही से अब उनका सर्वाइवल जो है वो मुमकिन हो सकेगा। ताकत ही सिर्फ रास्ता जो है वो रोक सकती है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं है। इसलिए ईरान और उसके इत्तेहादी इसी ऑप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं और रशिया और चाइना ये पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं और इस वक्त जब वो अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसको यहां पर रिस्ट्रेन कर रहे हैं। मैं ताजा तरीन एक हेडलाइन आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान डज नॉट स्टैंड अलोन, चाइना एंड रशिया क्रिएट रिस्ट्रेंट। ईरान अकेला नहीं खड़ा है बल्कि चाइना और रशिया उसके साथ खड़े हैं और अमेरिकी डोमिनेंस को वो रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। चाइना और रशिया डू नॉट स्टैंड असाइड, वो बिल्कुल साइड पर नहीं बैठे हैं और तमाशा नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो इस जंग का हिस्सा हैं। वो इस वक्त इन सोलिडेरिटी और डेटरेंस में ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। उनकी जो सपोर्ट है वो बड़ी प्रिसाइज, स्ट्रक्चर्ड है, यानी एक बकायदा स्ट्रक्चरल अंदाज के अंदर ये सपोर्ट आ रही है। कहीं वो नेविगेशन सपोर्ट दे रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम जो है, कहीं वो सैटेलाइट सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं वो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, कहीं वो इंटेलिजेंस जो वो दे रहे हैं। और अगेंस्ट रैकलेस यूएस एस्केलेशन, अमेरिका की जो रैकलेस एस्केलेशन है उसमें चाइना और रशिया जो ईरान के साथ खड़े हो गए। और चाइना और रशिया के खड़े होने की वजह से अमेरिका मजबूर हुआ है कि वो अपने एक्शंस को कैलकुलेट करे अगेंस्ट ऑफ फॉर्मिडेबल अलायंस। यानी आप देखें कि ईरान जंग से पहले जो यहां पर जंगें हुई हैं तो अमेरिका ही था ना, वो इराक के साथ जो मर्जी करता फिर रहा है, जो लीबिया के साथ जो मर्जी करता फिर रहा है, बाकी मुल्कों के साथ जो मर्जी करता फिर रहा है। दूसरी तरफ तो ना चाइना थे, ना रशिया थे, ना कोई और ताकत थी। तो अमेरिका अपनी पूरी डोमिनेंस में जो कर रहा था उसको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन यहां अब जब चाइना और रशिया आ गए हैं तो फिर अमेरिका मजबूर हुआ है कि वो जो बेलगाम दौड़ रहा था, बेलगाम भैंसे की तरह इधर उधर, तो उसको सोचना पड़ रहा है कि अगर ये एकदम उठाएंगे तो फिर ये ना हो जाए, ये एकदम उठाएंगे तो ये ना हो जाए। यानी उसको सोचने पर जो मजबूर किया और उसको रिपेल किया है। ठीक है, इस जंग का जो नतीजा निकला है वो ज़ाहिर है रशिया और चाइना के बगैर शायद इस तरह से नहीं निकल सकता था। तो अब ये जो थिएटर ऑफ वॉर है इज नो लॉन्गर द थिएटर ऑफ डोमिनेंस। ये अब अमेरिकी डोमिनेंस का थिएटर नहीं रहा, बल्कि ये एक मल्टीपोलर, मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट ऑफ इंड्योरेंस वो बन चुका है। जब से फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हुआ है ये पहली ऐसी जंग हो रही है जिसको मल्टीपोलर वॉर हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ये पहली ऐसी जंग हो रही है। तो इसलिए अब ये अलायंस जो है वो देखें, चाइना कह रहा है निगोशिएशन करें, रशिया कह रहा है निगोशिएशन करें, ईरान कह रहा है निगोशिएशन के लिए तैयार है। क्या अमेरिका ने कोई प्रिंसिपल, कोई लॉजिकल बात मानी है? कोई कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट जब उसने किया है? जब नहीं किया और दोबारा हमले के लिए आ रहा है तो फिर ताकत ही रास्ता रोकेगी ना। तो बैलेंस ऑफ पावर ही बदलना अब इनका मकसद है कि उनके पास वो सलाहियत ही ना रहे कि वो बार बार आकर हमारे पर हमले करें। दो चीजें होती है ना, या तो आप एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमला जी नहीं होगा, या फिर यह है कि आप उनकी कैपेबिलिटीज को हिट करते हैं कि वो दोबारा हमला करने की सलाहियत ही खो बैठे। तो अभी ईरान के सदर जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार फिर जब वो हमला होने का खतरा मौजूद है, ईरान के सदर ने ये कंफर्म किया है। ईरान के अंदर कल रात जो है वो एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ और वहां पर ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, जिसके साथ ईरानी एयर डिफेंस ने जो वो इंगेज किया है। ये एक बड़ी यानी डेवलपमेंट है और अभी वैसे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि ये ड्रोन्स किसके थे, कहां से आए। डेफिनेटली ये अमेरिका या इसराइल के ड्रोन्स होंगे। तो अगर उन्होंने ड्रोन्स ईरान की एयर स्पेस के अंदर भेज दिए हैं तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। और ईरान और गल्फ का जरा फटा है, वो एक कशीदगी यहां पर पाई जा रही है। गल्फ ने एक ज्वाइंट लेटर जो वो लिख दिया है ईरान के खिलाफ यूएन को कि इसने हमारे पर अटैक किया, ये हमें कंपनसेशन दे, फलां करे, ये करे। ईरान ने कहा है कि अगर अब हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, बाकी लीडर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया और उसके लिए हमसाया ममालिक की एयर स्पेस या टेरिटरी इस्तेमाल हुई तो हम इनके महल्ला तबाह कर देंगे। ये बड़ी सख्त तरीन वार्निंग आज ईरान से आई है। तो फिर हम पैलेसेस को हिट करेंगे। और साथ जो है वो यूएई के हवाले से एक अहम खबर जो सामने आ रही है, आज मजीद इंकशाफात हुए। देखिए ये जो जंग हुई है ना, इसमें टोटल एक सेंसरशिप थी। सो सारी चीजें तो सामने नहीं है, अब ऐसा ऐसा मजीद चीजें सामने आ रही है। यूएई को ना सिर्फ आयरन डोम सिस्टम भेजा गया इजराइल की जानिब से, बल्कि उनका जो जदीद तरीन लेजर बीम सिस्टम है ड्रोन्स को गिराने के लिए, इसराइल ने वो लेजर बीम सिस्टम जो है वो भी यूएई भेजा है। और इसके साथ जो उनकी फौज आई है वो काफी बड़े नंबर्स के अंदर थी, वो छोटे नंबर्स में नहीं थी, काफी बड़े नंबर्स के अंदर थी। तो यानी यूं ही तो फिर टोटल उनके कंट्रोल में चला गया ना, मतलब उनकी फौज भी आ गई, वो इस यहां लेजर बीम सिस्टम भी भेज रहे हैं, आयरन डोम भी भेज रहे हैं, जो उन्होंने कहीं नहीं भेजा यहां भेज रहे हैं। तो यानी ये तो मुकम्मल उनके मफादात के लिए उनके ताबे हो चुका है। अभी आप देखें कि बलूचिस्तान से लेकर लीबिया तक तमाम ओआईसी मुल्कों में
जिन रिबिलियस ग्रुप्स को जो है वो इजराइल सपोर्ट करता है, उसी को जो है वो यूएई सपोर्ट करता है। तो ये गल्फ कंट्री तो बहरहाल इजराइल के साथ अपने आप को नथी इसने कर लिया है और अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लिया है बाकी ओआईसी मुल्कों से। अभी इन्होंने लेबनान, इराक और ईरान में ट्रैवल बैन जो है वो भी लगाया है। तो बहरहाल अब उन्होंने अपनी किस्मत चुनी है कि हम वो इजराइल के साथ खड़े होंगे, लेकिन तारीख ये बताती है कि रीजन से बाहर की ताकतें यानी अमेरिका, उसके साथ खड़ा होने के होने से कोई फायदा नहीं होता। आपको रीजन के साथ खड़ा होना होता है, यही चीज आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। बैरूनी ताकतों के साथ खड़े होने से आपकी जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर नहीं होती है। लेकिन बहरहाल ये अब उनकी अपनी पॉलिसी है। और आज तो ईरान को मसला पेश आ रहा है ना, ईरान भुगत रहा है यूएई की इस पॉलिसी को। बहुत जल्द हमसाया बाकी मुल्क भुगतेंगे। इजरायली तो किसी के सगे नहीं है, वो तो यूएई के भी सगे नहीं है। यूएई के लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा और हमसाया मुल्कों को भी बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। हिजबुल्ला के जो ड्रोन्स हैं वो इजराइल के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। और अब खबर यह है कि हिजबुल्ला ने लोकली इनको बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इस वक्त कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि इन ड्रोन्स को रोका जा सके। और अब हिजबुल्ला लोकली इनको मैसिव नंबर्स में प्रोड्यूस कर रही है। ये तो लाखों की तादाद में प्रोड्यूस हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत चीप है, इनको बनाना बड़ा आसान है। ये लाखों की तादाद में प्रोड्यूस होंगे और इजराइल नहीं रोक सकेगा हिजबुल्ला को, ठीक है ना। वो इस प्रोडक्शन को नहीं रोक सकेगा, इसके लिए कोई फैक्ट्रीज नहीं लगाएंगे। बहुत ये जो आम कमर्शियल ड्रोन होता है, बस आप समझ लें कि बहुत सादा सा इसका जो प्रोसीजर है, ठीक है ना। थोड़ा सा बारूदी मवाद जो ये है एक्सप्लोसिव है वो उसके साथ अटैच करना है, फिर फाइबर ऑप्टिक्स, और वो जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं उसको फिर आप इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं उसके जरिए आप इसको जैम नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल ही इसलिए होता है जो रिवायती दूसरे ड्रोन्स हैं उसके कंपैरिजन में इसमें फाइबर ऑप्टिक इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो उसको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है वो जैम नहीं कर सकता। बहरहाल अब ये इजराइल के लिए बड़ा मसला होंगे। तो ये जो दुनिया में रेवोल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी का, सस्ती टेक्नोलॉजी जो इतनी इफेक्टिव है, इससे आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कॉलोनीज हैं उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बहरहाल अब मैं आपके सामने सबसे पहले तो आगाज हम करते हैं अमेरिका से। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिकी सियासत में क्या हो रहा है, ट्रंप इंतजामिया क्या कर रही है, ये मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसके बराह रास्त ताल्लुक जो मिडल ईस्ट के साथ है। ट्रंप इंतजामिया के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, एम्पायर खुद कितने बड़े क्वागमार में फंसा हुआ है और बहुत डिजास्टर इनके लिए होने वाला है अगर ये एक और जंग छेड़ते हैं। 5-6 ऐसी खबरें हैं जिनको हम मिलाकर जरा देखते हैं और फिर उसकी आउटपुट देखते हैं कि कितना मुश्किल होगा इनको इन हालात में जंग जारी रखना। पहली बात तो यह है कि आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका का जो कर्जा है वो उनकी जीडीपी से भी क्रॉस कर गया है। यानी अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी का हुजम है $31 ट्रिलियन के करीब है, ऊपर नीचे टोटल उनकी जीडीपी, पूरी उनकी इकोनॉमी का जो हुजम है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, आज उनका कर्जा जो है वो इस हुजम को भी क्रॉस कर गया है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हुआ। तो इससे बहुत ज्यादा बर्डन जब उन पर आने वाला है। यूएस नेशनल डेट क्रॉसेस 100% ऑफ जीडीपी फॉर फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2। उनकी टोटल जीडीपी से भी उनका नेशनल डेट जब वो 100% ऊपर चला गया। तो इससे जो है बर्डन बढ़ रहा है और इसके साथ जो फेडरेशन है वो तो अभी तक बोरो कर रहा है, यानी वो कर्जा अभी मजीद लेता चला जा रहा है और सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि पेंटागन ने जो माना कांग्रेस के सामने कि $25 बिलियन हमारा खर्चा हुआ है, तो उसी वक्त ही इसको जो है वो रिजेक्ट करना शुरू कर दिया गया था। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी। आज जो बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट आई है वो सीबीएस न्यूज़ की, अमेरिका का बड़ा मीडिया आउटलेट है, उसने ये कहा है कि ये कम से कम $50 बिलियन है। ये बड़ा वाकया ना, उधर आपका कर्जा बढ़ रहा है, उधर आप जानबूझकर छुपा रहे हैं। $25 बिलियन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं ये तो 25 से भी डबल है, ये कम से कम $50 बिलियन है। तो पेंटागन इसलिए छुपा रहा है ना कि जितना ज्यादा बताएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो वो नहीं छुपाया जा पा रहा। और ये कितना बड़ा मसला है कि आपने कांग्रेस के सामने झूठ बोला, यूएस ईरान वॉर कॉस्ट क्लोजर टू $50 बिलियन, नॉट $25 बिलियन, एक्सक्लूड बेस रिपेयर्स। वो इक्विपमेंट्स जो तबाह हुए हैं, जो बाकी नुकसान हुआ है, वो इसमें उन्होंने गिना ही नहीं है। और राइजिंग बैटलफील्ड लॉसेस उसको छुपाया जा रहा है। ये कम से कम $50 बिलियन है। और इसके ऊपर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा बहुत जल्द आपको पता चलेगा ये कम से कम $100 बिलियन है। कम से कम ये 100, ये जो ट्रंप और नेतन्याहू ने जो गैम्बल खेला है, ये बहुत जल्द अमेरिकन टैक्स पेयर को $100 बिलियन में पड़ेगा। अच्छा, अब $25 बिलियन में क्या क्या हो सकता था, इस पर आज मजीद वहां पर रिपोर्ट्स छप रही हैं अमेरिका में। उन्होंने कहा कि नासा, अब नासा कितना बड़ा इदारा है और दुनिया की तरक्की में और अमेरिका की तरक्की में नासा का सबसे अहम तरीन किरदार है, स्पेस से रिलेटेड जो उनका इदारा है। नासा का इंटायर ईयर का जो बजट है वो $25 बिलियन उसको पूरा कर सकता था।
मतलब देखें अमेरिका की तरक्की में इसका प्राइम रोल है ना, टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में सारा। तो $25 बिलियन उसका पूरे साल का बजट हो सकता था जो यहां पर झोंक दिया गया। एजुकेशन की अगर बात करें तो अमेरिका में टीचर की जो एवरेज सैलरी है वो $69,000 है। इससे पूरे साल के लिए 3,60,000 टीचर्स की ये सैलरी पे की जा सकती थी। देखिए बुनियादी बात यह कि ट्रंप को इसलिए लाया गया ना कि आप पैसा बचाकर इधर लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे लगाएं, मेडिकेयर पे लगाएं, और उसने इतने पैसे झोंक दिए। तो वहां पर हो रहा है कि भाई इसको हम इसलिए लेकर आए थे। मेडिकल डेट जो है अमेरिका का, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल डेट है $220 बिलियन। ये छोटे मुल्कों के जो पूरे साल का जो ओवरऑल मुल्क का बजट है वो $7 बिलियन $8 बिलियन होता है, उनका सिर्फ मेडिकल डेट जो है वो $220 बिलियन है। सो $25 बिलियन बहुत सारे फैमिलीज को जो है वो रिलीफ दे सकता था। और जो मेडिकल इंश्योरेंस है पर पर्सन की वो $9,000 है पर ईयर। तो $25 बिलियन से 2.7 मिलियन अमेरिकन की पूरे साल की मेडिकल इंश्योरेंस जो वो की जा सकती थी। तो देखें ये तो वो फैमिलीज है ना जो बहुत एक मुश्किल जिंदगी गुजार रही हैं। बाकी एलीट फैमिलीज है वो तो अपना अफोर्ड करते हैं। तो आप अगर इतने मिलियंस को सपोर्ट करते हैं तो उससे ओवरऑल सोसाइटी में बहुत सारी फैमिलीज की हेल्प हो जाती है। ये बहुत बड़े नंबर है 2.7 मिलियन पीपल। तो ये अब वहां पर जो है वो डिबेट चल रही है कि भाई आपने इतने पैसे जब झोंक दिए और $50 बिलियन और उससे भी ऊपर ये हो सकता है और फिर एक और जंग करना। देखें कर्जा बढ़ रहा है, ये मसाइल, तो एक और जंग करना कितना मजीद मुश्किल होगा ट्रम्प इंतजामिया के लिए, और उसका नतीजा क्या निकलेगा ये भी तो देखना है ना। फिर मजीद कितनी कॉस्ट आएगी। तीसरी बात यह है कि जो पीट हेसेथ है इसकी दूसरी हियरिंग हुई है सेनेट की जो आर्म्ड फोर्सेस कमेटी है, ये सबसे आम तरीन कमेटी है, इसके सामने उसकी हियरिंग हुई है। दरअसल चूंकि अब $1.5 ट्रिलियन का जो बजट मांगा गया है उस पर ये हियरिंग्स हो रही हैं और साथ ईरान वॉर पे पूछा जा रहा है कि भाई क्या किया है। तो उसमें फिर फटा, फिर क्लैश, बाकायदा वहां पर झड़प हुई मुख्तलिफ सेनेटर्स के साथ। एंड इस दूसरी हियरिंग में भी बहुत सारे सेनेटर्स ने ये कंक्लूड किया पीट हेसेथ के मुंह के ऊपर, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। ये बड़ा वाकया है। इससे पहले वाली हियरिंग में भी यही हुआ और कल की हियरिंग में भी जो इसके बाद हुई है उसमें भी यही हुआ कि भाई यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। ये बहुत सारे सेनेटर्स ने कंक्लूड कर दिया है क्योंकि पीट हेसेथ जो है जो उसका बिहेवियर है, मतलब ये तो अमेरिका की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस में बैठकर लॉ मेकर्स को इस तरह से वो इंसल्ट करता है, जिस तरह से वो जवाब देता है। उसके पास कोई प्रिसाइज कोई जवाब है ही नहीं और वो बस इंसल्ट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, उसके पास कोई बेसिक आंसर भी नहीं है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो बहुत जल्द यानी कि इस तनाजुर में ये चीज आगे बढ़ेगी कि इस बंदे को जो फारिग किया जाए। और वहां पर ये कंसर्न बढ़ रहा है कि अगर देखें जंग को लीड तो पीट हेसेथ कर रहा है ना, सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो लीड कर रहा है इस जंग को, और वो कह रहे हैं यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो आप अंदाजा करें कि क्या नतीजा वो इस जंग से निकाल लेगा। तो अमेरिका में कंसर्न है कि किस अंदाज में अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज किया जा रहा है। अब गार्डियन ने लिखा पीट हेसेथ डेंजरसली एग्जैजरेटेड यूएस मिलिट्री ट्रायम्फ इन ईरान सेनेट हियर्स, कि इसने एग्जैजरेट किया। अच्छा वहां पर सबसे बड़ा फटा क्या पड़ा हुआ है, जीता कौन है? वो कह रहे हैं भाई हम तो हारे हैं, और ट्रम्प इंतजामिया कह रही नहीं हम तो जीते हैं। ये अब वहां पर फटा पड़ा हुआ है, ये भी तारीख में पहली बार हो रहा है। देखिए ये छोटे मुल्क होते हैं ना, जब मिसाल के तौर पे ईरान हार जाएगा तो ईरान वैसे कोलैप्स हो जाएगा, सबको चल जाएगा ईरान हार गया है। लेकिन जो बड़ी पावर्स होती हैं वो हार के भी तो बड़ी पावर ही, अभी अमेरिका भी एक बड़ी पावर ही है ना। तो उसमें अगर आप प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे नहीं हम जीते हैं हम जीते हैं हम जीते हैं, तो फिर वहां पर मार्जिन होता है प्रोपेगेंडे का, समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली तो ये शिकस्त है, लेकिन अमेरिका फिर भी एक बड़ी इकॉनमी है, लेकिन अमेरिका फिर भी सुपर पावर है, समझ इस बात को। तो इसलिए वहां पर मार्जिन टू प्रोपेगेंडा होता है बड़ी पावर्स के पास। तो अगर उसकी कोई इंतजामिया इस तरह की आ जाए, कोई गवर्नमेंट इस तरह की आ जाए जो शिकस्त के साथ ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिए, तो वो उस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ये हो रहा है वहां पर। तो वहां पर इससे पहले वाली हियरिंग और दूसरी हियरिंग दोनों में ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि हम तो हारे हैं, और एक सेनेटर ने जैसे कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो खुला हुआ था बंद है, ईरान की गवर्नमेंट मौजूद है, न्यूक्लियर के नॉलेज और सारा उनकी उसके पास है, मिसाइल प्रोग्राम उनके पास है, तो इसको अगर आप फतह कहते हैं तो फिर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को हमें क्वेश्चन करना चाहिए। फिर दूसरी इनिंग में भी यही कुछ हुआ। तो पीट हेसेथ क्लैश विद डेमोक्रेट्स एंड सम रिपब्लिकन्स, रिपब्लिकन पार्टी का वो है और रिपब्लिकन्स के साथ फटा। पीट हेसेथ एंड सेनेटर्स क्लैश ओवर ईरान एंड बजट और ईरान वार दोनों पे फटा। अच्छा अब इसके साथ अगली खबर को जरा अटैच करके देखिए। सेनेट में आज है वो छठी रेजोल्यूशन लाई गई है, छठी अटेम्प्ट की गई है कि ट्रंप की जो वॉर पावर है उसको लिमिट किया जाए। चूंकि 60 डेज का अब टाइम भी पूरा हो चुका है, तो
ये छठी करारदाद है वो लाई गई है कि ट्रंप को जब वो रोका जाए। अच्छा, ये छठी भी मुस्तरद हो गई है। अच्छा, लेकिन इसमें दो चीजें बड़ी अहम हैं। वो कैसे? पहली बात तो ये कि आप देखें कि 60 दिनों में वो छठी रेजोल्यूशन लेकर आ गए। इतना ज्यादा कंसर्न वहां पर पाया जा रहा है कि ये जंग जो है वो अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसमें अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। छठी रेजोल्यूशन सिर्फ 60 दिन के अंदर अंदर। इससे आप उनके कंसर्न का अंदाजा लगाइए कि एक फ्रस्ट्रेशन और खलबली वहां पर है। दूसरी जो बड़ी बात है, इसमें जो वोटों का मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है। 47 डेमोक्रेट्स एंड 52 रिपब्लिकन्स, वोट्स का फर्क जो है वो सिर्फ 5 है। और ये जो करारदाद आज लाई गई है, इसमें 2 रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स के साइड पर आ गए हैं। तो अब ये फर्क हो गया है 47 वर्सेस 50, यानी जो 2 रिपब्लिकन्स है वो भी इधर आ गए। तो सिर्फ अब ये फर्क रह गया 3 वोटों का। तो ये जो हियरिंग हो रही है जिसमें पीट ऐसा जब वो रिपब्लिकन्स को भी रगड़ा लगा रहा है और रिपब्लिकन्स भी ये कहने पर मजबूर हैं कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। और इस हियरिंग से अमेरिकन को भी अंदाजा हो रहा है, रिपब्लिकन्स को भी अंदाजा हो रहा है कि भाई ये जंग ना हम जीत पा रहे हैं, ना इसमें जीतने के कोई चांसेस हैं, और इस इंतजामिया के जरिए तो फिर अमेरिका डैमेज ही होगा। तो 2 आ गए हैं, 3 मजीद आ सकते हैं। 3 तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये हियरिंग इस पर भी असरअंदाज हो सकती है कि 3 मजीद रिपब्लिकन्स इधर आ जाएं, और 60 दिन भी पूरे हो चुके हैं। अच्छा, और इसके साथ जो अगली खबर है उसको जरा देखें कि अब एक और वहां पर मसला शुरू हो गया। अब ट्रंप इंतजामिया और उसके हामी ये कह रहे हैं कि ये जो 60 दिन हैं ये अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो जंगबंदी का टाइम है ये तो 60 दिन में काउंट ही नहीं होता। ये अमेरिका के लिए अब नया क्राइसिस वहां पर पैदा हो रहा है। अब 60 दिन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप जैसे देखिए पीट हेसेथ वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, पीट हेसेथ आर्ग्यू कि ईरान का जो सीज फायर है ये पॉजेस डेडलाइन फॉर कांग्रेस अप्रूवल। ये सीज फायर उन 60 दिनों में शामिल नहीं, अभी तो जंग हो ही नहीं रही। जंग हुई है 40 दिनों की, 39 दिनों की, तो अभी 20 दिन बाकी हैं। जब जंग दोबारा शुरू होगी, 20 दिन चलेगी, तो फिर आप रेजोल्यूशन वो हो सकती है। मतलब ये जो इस वक्त ब्लॉकेड लगा हुआ है ईरान के खिलाफ, ये क्या अमेरिका की फुटबॉल टीम ने वहां पर ब्लॉकेड जब लगाया हुआ है? भाई अमेरिकी मिलिट्री ने लगाया हुआ है ना, मिलिट्री ऑपरेशन ही हो रहे हैं ना वहां पर, और ब्लॉकेड भी एक्ट ऑफ वॉर है। तो ये अब अमेरिका के अपने सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि जो उनका अपना लीगल फ्रेमवर्क है। अब जैसे छोटे मुल्कों में होता है ना कि जी आइन खामोश है, इस मसले पर आइन खामोश हो गया। ये छोटे मुल्कों में मसले चलते रहते हैं। अब सुपर पावर में ये मसला है कि वहां पर आइन खामोश हो गया कि भाई ये 60 दिन पूरे हुए हैं या नहीं हुए, जो कि एक्चुअली तो हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप इंतजामिया कह रही है नहीं, ये तो हुए ही नहीं है। तो अब ये खुद अमेरिका के